Good morning, everyone. So basically in this video of basically bi-signaling, so basically we'll start with different type of signaling, and in this particular lecture, mainly we'll study about your GPCR, that is your G protein coupled receptors. ठीक है. So basically हमारे cells के अंदर अलग-अलग टाइप की signaling होती है, different type of signaling molecules हैं. एक जैसे यहाँ पर हम GPCR, ठीक है, that is G protein coupled receptor, that is one type of signaling. Second we have that is RTK, receptor tyrosine kinase. Third we have receptor guanylyl cyclase. One we have that is your gated ion channels, addition receptors. तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रिन्स का. एंड वन वी हैव न्यूक्लियर रिसेप्टर. तो बेसिकली जो आपके जनरली जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली वो बेसिकली दे कैन get enter into nucleus and they can regulate the expression of specific genes. So these are basically your 6 different types of signaling. ठीक है, तो हम 6 types of signaling के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so this is very important क्योंकि जितने भी different type of hormones होते हैं, different type of ligands हैं, वो कौन सी signaling दिखाते हैं और इनका क्या basic mechanism होता है, वो basically हमने पढ़ना है. ठीक है, so सबसे पहले हम देखेंगे आपका that is your कि ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ठीक है, क्योंकि सिग्नल ट्रांसडक्शंस आर रिमार्केबली स्पेसिफिक. ठीक है, क्योंकि जो रिसेप्टर और जो लिगेंड मॉलिक्यूल होते हैं, जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है. ठीक है, सो बेसिकली इट इज आल्सो मेडिएटेड बाय द सेम काइंड ऑफ वीक फोर्सेस, जो जनरली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, जो एंजाइम सबस्ट्रेट और एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं which account for the extraordinary sensitivity of signal transducer. First is high affinity of receptor for signal molecules. ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्पेसिफिक होती हैं, वैसे ही जो भी आपका रिसेप्टर होगा उसके साथ जो लिगेंड की इंटरेक्शन है वो भी स्पेसिफिक होती है. ठीक है, then there is cooperativity in the ligand receptor interaction. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि cooperativity होती है. and third is the amplification, कि जो भी basically signal आया है उसको कैसे amplify होता है. ठीक है, तो ये 3 चीज होते हैं, affinity, cooperativity and amplification. तो affinity तो हम KD की टर्म्स में देखते हैं, तो जितनी KD की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना, जो KD that is dissociation constant, so lesser the KD value, more will be the basically affinity of ligand for the your receptor. ठीक है, और basically जितनी मतलब जितनी कम है, जैसे बता रहे हैं कि अगर 10 की पावर -10 या उससे भी कम है, तो जो रिसेप्टर है वो पिकोमोलर कंसंट्रेशन, पिकोमोलर होता है 10 रेज़ टू पावर -12, इतनी कम कंसंट्रेशन जो है सिग्नल मॉलिक्यूल की, उसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, दैट इज पिकोमोलर. पिको इज 10 रेज़ टू -12. ठीक है, तो बेसिकली केडी कम है, दैट इज शोइंग कि वो बेसिकली लेसर कंसंट्रेशंस ऑफ जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो डिटेक्ट कर सकता है. तो जितना केडी कम उतनी ज्यादा एफिनिटी. ठीक है, सो ये अभी हमने बेसिक डायग्राम दिखाई है कि जीपीसीआर. तो सबसे पहले जो हमने सिग्नलिंग स्टार्ट करनी है दैट इज बेसिकली योर जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्नलिंग दैट विल स्टार्ट विद इज योर जीपीसीआर. ठीक है, सो बेसिकली इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या रिसेप्टर होता है और कैसे आपका बेसिकली ये इस टाइप की जो सिग्नलिंग है वो कैसे वर्क करती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर जीपीसीआर एंड सेकंड मैसेंजर. ठीक है, तो बेसिकली जो जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग होती है, वी हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स. उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज बेसिकली ए रिसेप्टर विद 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स. तो पहले पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिसेप्टर है उसके अंदर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपके, दैट इज दे आर आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स. सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स. सो बेसिकली इट डू हैव 7. ठीक है, जैसे मान लो अगर आप ऐसे 1
2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this way they have 7 transmembrane helical segment. Second is a enzyme in the plasma membrane. ठीक है, एक एंजाइम होता है सेल मेम्ब्रेन में जो एक आपका मैसेंजर जनरेट करता है. ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली एंजाइम होता है उसका बेसिकली नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज. ठीक है, क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज जो है दैट विल बी गोइंग टू जनरेट योर साइक्लिक एएमपी. ठीक है, ओवर हियर नेम ऑफ एंजाइम इज एडिनाइलेट साइक्लेज और सेकंड मैसेंजर जो वो बनाता है उसका नाम होता है साइक्लिक एएमपी. ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या है, जी प्रोटीन. ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. तो तीसरा यहाँ पर एक गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसका क्या नाम है आपका जी प्रोटीन. ठीक है, तो अब इसके बारे में भी देखेंगे. यहाँ पर जनरली जो हम अभी जी प्रोटीन पढ़ेंगे वो ट्राइमेरिक होता है, हेट्रोट्राइमेरिक. ठीक है, मतलब 3 उसमें डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, it to have 3 different subunits, it is heterotrimeric in nature. ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जीटीपी और जीडीपी की बाइंडिंग. ठीक है, कि कब वो एक्टिव होता है कब इनएक्टिव होता है. तो जीटीपी और जीडीपी की जो बाइंडिंग है वो डिसाइड करती है कि वो कब एक्टिव होगा कब आपका इनएक्टिव होगा. The human genome encodes more than 1000 members of this family of receptors. ठीक है, मतलब अभी हम जीपीसीआर पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं. तो वो बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द जो अगर हम लाइट जो हमारा विजन मैकेनिज्म होता है वो भी ऐसा ही होता है जैसे जीपीसीआर का मैकेनिज्म है, स्मेल टेस्ट हॉर्मोन्स. ठीक है, अभी आप 1 by 1 देखोगे देयर आर सो मेनी हॉर्मोन्स और बेसिकली लिगेंड्स जो कि आपकी जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे एक आपका अबाउट बीटा एडर्जिक रिसेप्टर. ठीक है, विच मीडिएट्स द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन. ठीक है, एपिनेफ्रिन जो कि हमारा क्या होता है एड्रेनलिन. ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी एडिनल ग्लैंड का हार्मोन होता है, स्पेसिफिकली एडिनल मेडुला का. तो वो जो है वो जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग दिखाता है. ठीक है, एपिनेफ्रिन इट बेसिकली शोज योर जीपीसीआर सिग्नलिंग. ठीक है, तो देखते हैं इसमें. सो बेसिकली जो बीटा एनर्जिक रिसेप्टर सिस्टम है इट एक्ट्स थ्रू द सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी. ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये सिस्टम होता है अगर इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो ये साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करेगा. तो एपिनेफ्रिन का जो एक्शन होता है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और आगे फिर वही अभी हम पढ़ेंगे आगे एडिनोलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, फिर साइक्लिक एएमपी बनाएगा और फिर आगे सिग्नल जाएगा. ठीक है, वैसे तो ये जो रिसेप्टर्स हैं बता रहे कि उसकी 4 टाइप्स होती हैं. ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 4 टाइप्स हैं और सभी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि क्या उनकी एफिनिटी है और बेसिकली व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स टू ग्रुप ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. ठीक है, एगोनिस्ट वो होते हैं ये वो एनालॉग्स होते हैं जो लिगेंड के एक्शन को मिमिक करते हैं. ठीक है ना, एगोनिस्ट मतलब नॉर्मली तो वैसे जो भी उस रिसेप्टर का जो लिगेंड है या जो भी उसका हार्मोन है उसे लगना चाहिए, बट एगोनिस्ट विच मिमिक. ठीक है, कि जो मिमिक करते हैं इफेक्ट को. लेकिन जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो जो नॉर्मल इफेक्ट होता है उसको वो क्या करते हैं आपका ब्लॉक करते हैं. ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या करते हैं उसको ब्लॉक करते हैं. तो ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स डिफाइन कर रखी हैं किसकी आपकी रिसेप्टर्स की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी कि वो मतलब रिसेप्टर के साथ लग के लिगेंड के एक्शन को मिमिक कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर ये जो रिसेप्टर्स हैं ये अलग अलग टिश्यूज में होते हैं. ठीक है, और एपिनेफ्रिन का अलग अलग रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं here we focus on beta energetic receptors of muscle, liver and adipose tissue. ठीक है, तो जनरली जो बीटा 1 और बीटा 2 होता है वो सेम ही मैकेनिज्म से काम करते हैं and that is why we use a term beta energetic to both types. ठीक है, because both of them act through the same mechanism. तो इसलिए उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बीटा एनर्जिक. सो नाउ हाउ दिस रिसेप्टर लुक लाइक. ठीक है, देखो 3 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताए. एक कंपोनेंट है आपका रिसेप्टर. ठीक है, जो कि लिगेंड को सेंस करेगा. ठीक है, सेकंड थिंग इज बेसिकली योर
इफेक्टर एंजाइम, ठीक है, जो कि इस टाइप की सिग्नलिंग में होता है, एडेनाइलेट साइक्लेज। एंड थर्ड थिंग दैट इज बेसिकली योर जी प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 कंपोनेंट्स की बात करनी है, रिसेप्टर, इफेक्टर एंजाइम एंड जी प्रोटीन, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जनरली क्या होता है इस सिग्नलिंग में। तो ये जो आपका रिसेप्टर है, ठीक है, बीटा जो एनर्जिक रिसेप्टर है, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, और बेसिकली इसके अंदर it is basically with 7 hydrophobic regions of 20 to 28 amino acid residues that snake back and forth, ठीक है। and because it is basically back and forth 7 times, so we call it serpentine receptors or heptahelical receptors, ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स का क्या नाम होता है, serpentine और heptahelical receptor, ठीक है। so basically जैसे ही लिगेंड बेसिकली आपका जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे बता रखा है, द बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन टू ए साइट ऑन द रिसेप्टर डीप विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रमोट्स ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर्स इंट्रासेल्युलर डोमेन। सो लिगेंड की बाइंडिंग की वजह से जो आपका रिसेप्टर है उसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आ जाता है, that affects its interaction with the second protein in the signal transduction pathway, that is G protein, ठीक है। G protein कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्मिक साइट में, ठीक है। तो सबसे पहले रिसेप्टर के साथ लिगेंड लगेगा, और लिगेंड की बाइंडिंग के बाद बेसिकली वो क्या बता रहा है, आपका G प्रोटीन जो है वो सबसे पहले एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली G प्रोटीन जो होता है ना, वो होता है ट्राइमेरिक फॉर्म में, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और जब ये ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है तब इसके साथ जीटीपी लगा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिग्नल आता है, और बेसिकली क्या होता है, ये ट्राइमेरिक फॉर्म से एक तो इसके ऊपर बेसिकली जब जीटीपी से लगता है तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में चला जाता है, और आपका जो बीटा गामा है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइमेरिक फॉर्म में ये इनएक्टिव होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में ये एक्टिव होता है, जो भी हम आगे देखेंगे। when G protein is in trimeric form then it is in inactive state, ठीक है। बट जैसे ही सिग्नल आता है, so it is basically converted into this, और ये जो फॉर्म होती है ये कैसी होती है आपकी एक्टिव फॉर्म। दिस इज बेसिकली द एक्टिव फॉर्म, दैट इज मोनोमेरिक फॉर्म। so this you can see, this is the diagram through which you can understand how epinephrine is acting। so अगर आप यहाँ पर देखो तो दिस इज योर रिसेप्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एपिनेफ्रिन बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। नाउ दिस इज योर जी प्रोटीन हैविंग अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, ठीक है। सो द ऑक्यूपाइड रिसेप्टर कॉजेस रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी बाउंड टू जीएस, ठीक है। तो यहाँ पर जी प्रोटीन में ना अभी आप अलग अलग पढ़ोगे, जीएस का मतलब होता है जी स्टिमुलेटरी, ठीक है। आगे एक जी आई भी आएगा, एक जी क्यू भी आएगा, ऐसे जी प्रोटीन भी अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर जी एस का मतलब है जी स्टिमुलेटरी, ठीक है। तो जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड आके लगा तो आपका जी प्रोटीन ट्राइमेरिक से मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर अल्फा सब यूनिट मूव्स टू एडिनाइलेट साइक्लेज, जो कि आपका इफेक्टर एंजाइम है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। दिस इज योर effector enzyme which is present in, effector enzyme कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाउ एडिनाइलेट साइक्लेज आपका एक्टिवेट हो गया, नाउ इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो साइक्लिक एएमपी होता है वो प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है, ठीक है। देखो ये जनरली जो भी सिग्नलिंग्स है ना, ये जैसे जो भी हार्मोन्स होते हैं जनरली, एपिनेफ्रिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, LH FSH, मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन्स होते हैं दे डू नॉट गेट एंट्री इनटू द सेल, ठीक है ना। सिर्फ एक स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, और एक थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, जनरली ये सेल के अंदर चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हार्मोन वो आपके सेल के अंदर नहीं जाते, दे जस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर, दे विल जनरेट ए सेकंड मैसेंजर, एंड दैट सेकंड मैसेंजर विल कैरी द बेसिकली योर सिग्नल फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ये प्रोटीन काइनेज ए के बारे में, तो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, और ये जनरली क्या करता है, फिर फॉस्फोरिलेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स
कि जैसे ये प्रोटीन काइनेस ए अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहां पे जनरली कुछ मालूम जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी फॉस्फोरिलेशन कराएगा, और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो आगे जीन की एक्सप्रेशन कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग वर्क्स, ठीक है। सो ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मेन क्या है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, जी प्रोटीन एंड इफेक्टर एंजाइम। सो जैसे ही रिसेप्टर के साथ लिगेंड लगता है, जी प्रोटीन ट्राइमेरिक से मोनोमेरिक फॉर्म में गया, उसने एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करा, एडेनाइलेट साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी बनाया, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करा, और जो प्रोटीन काइनेज ए है फिर वो आगे जाके सेल के अंदर जाके बेसिकली कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से या कुछ प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन कराएगा और आगे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हम बेसिकली किस लेवल पे डिस्कस करते हैं, एट द लेवल ऑफ की कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगी जीन्स की, ठीक है। क्योंकि एपिनेफ्रिन खुद तो सेल के अंदर जाता नहीं है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स ऐसे ही होते हैं, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन हो गया, इंसुलिन हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, बट यह है कि आपको ये ध्यान रखना होता है कौन सा किस टाइप की सिग्नलिंग दिखा रहा है, ठीक है। जैसे भी आप देखोगे ये जो ग्लूकागोन है ये सिग्नलिंग दिखाता है ये वाली जीपीसीआर वाली, ठीक है। और अभी आप आगे बढ़ोगे जो इंसुलिन होता है वो दिखाता है आरटीके वाली सिग्नलिंग, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोनों सिग्नलिंग्स में फर्क है, इंसुलिन आरटीके वाली दिखाता है और ग्लूकागोन जीपीसीआर वाली, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जिनके हम पढ़ेंगे, और वो अलग अलग टाइप की क्या शो करते हैं, सिग्नलिंग, ठीक है। और अभी हम ये भी देखेंगे जैसे क्या होता है ना, अभी तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा है, ठीक है। जब सिग्नल हो गया तो उसके बाद आप देखते हो कि जो ये एक एंजाइम होता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टरेज, ये साइक्लिक एएमपी से 5 प्राइम एएमपी बना देगा, और जैसे ही आपका 5 प्राइम एएमपी बन गया तो साइक्लिक एएमपी क्या हो जाएगा, डिग्रेड, और जो प्रोटीन काइनेज ए है बेसिकली रिवर्सिंग द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक एएमपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्रेड, मतलब ये क्योंकि ये जो सिग्नलाइज की आपने टर्मिनेशन भी करानी है, ठीक है। इस सिग्नलिंग का रिजल्ट क्या है, एक तो जी प्रोटीन आपका मोनोमेरिक फॉर्म में गया है, जब हम बात करेंगे कि सिग्नल खत्म हो गया तो जी प्रोटीन को आपको बेसिकली दोबारा ट्राइमेरिक फॉर्म में लेके आना है, रिजल्ट इसका क्या है कि साइक्लिक एएमपी बना है, और जब सिग्नल को टर्मिनेट करना है तो आपने साइक्लिक एएमपी को दोबारा मतलब कम करना है, उसकी डिग्रेडेशन से क्या बन जाएगा, 5 प्राइम एएमपी। ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्योंकि ये नहीं है ना कि सिग्नल बस चलते रहेंगे एट वन पॉइंट, मतलब एक टाइम के बाद फिर ये सिग्नल आपका टर्मिनेट भी होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक सिग्नलिंग, ठीक है। जैसे ये बस वही दिखा रखा है कि जी प्रोटीन प्राइमरी फॉर्म में है तो उसके ऊपर जीटीपी लगा होता है, जब जीटीपी लगता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जो जी प्रोटीन होता है ना, इसके पास खुद ही जीटीपेज एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। जनरली जो जी प्रोटीन होता है इसके पास फीबल, फीबल मतलब वीक, वीक जीटीपेज एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये दोबारा बेसिकली जीडीपी हो गया, और जब इसके बाद जीडीपी लगा हुआ तो दोबारा ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, दैट इज बेसिकली इन प्राइमेरिक फॉर्म। सो बेसिकली दिस इज अ डायग्राम कि कैसे आपका जो प्रोटीन काइनेज ए जो है वो आपका एक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो एपिनेफ्रिन वाली सिग्नलिंग है उसमें जो आपका बेसिकली जो साइक्लिक एएमपी बनता है, ठीक है। तो अभी आपने लिखा कि साइक्लिक एएमपी जो है वो किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए को, इट एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर इनएक्टिव जो प्रोटीन काइनेज ए है उसके अंदर 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक सबयूनिट्स हैं, ठीक है। सो यू कैन सी जैसे ही 4 साइक्लिक एएमपी, ठीक है, 2 यहाँ पर लगे हैं एक रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ एंड 2 आर अटैच्ड टू द अदर रेगुलेटरी सबयूनिट, ठीक है। सो व्हेन रेगुलेटरी सबयूनिट बाइंड्स विद साइक्लिक एएमपी तो आपकी जो कैटालिटिक सबयूनिट्स हैं वो फ्री हो जाती हैं, ठीक है। दैट इज योर एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। नाउ दीज कैटालिटिक सबयूनिट्स दे कैन बेसिकली
एंटर इनटू न्यूक्लियस, ठीक है, जो जहां पर जाके आपका फॉस्फोराइलेशन कराएंगी और आगे फिर जो भी दैट विल रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज है इसके अंदर 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं, 2 कैटालिटिक, ठीक है। और बेसिकली जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट्स के साथ आपका बेसिकली साइक्लिक एएमपी लगता है, तो कैटालिटिक सब यूनिट्स आपकी फ्री हो जाती हैं और वो किस में चली जाती हैं, आपके न्यूक्लियस में, ठीक है। कहाँ पे चली जाती हैं, आपके न्यूक्लियस में। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम वेयर यू कैन सी रेगुलेटरी कैटालिटिक सब यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ये टाइम रेजिस्टेंट डोमेन होता है, ठीक है। और ये एक तरह से एक काइनेज एंकरिंग प्रोटीन होता है, AKAP, एक काइनेज एंकरिंग प्रोटीन, एक काइनेज एंकरिंग प्रोटीन, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही रेगुलेटरी सब यूनिट्स के साथ साइक्लिक एएमपी लगता है, तो आपकी जो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं वो फ्री हो जाती हैं, ठीक है। और फिर वो बेसिकली कहाँ पर जाएंगी, आपके न्यूक्लियस में, और जैसे कि मैंने आपको बताया फिर वो आगे ट्रांसक्रिप्शन कराएंगी। सो दिस इज योर प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। सो ये जो सिग्नलिंग हमने पढ़ी, एपिनेफ्रिन के कारण साइक्लिक एएमपी बनता है, और साइक्लिक एएमपी आपके प्रोटीन काइनेज ए को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। नाउ दिस यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एम्प्लीफिकेशन, जैसे हमने एक टर्म की बात की थी कि एक तो हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर के लिए बड़ा ही, मतलब इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ए रिसेप्टर, एंड सेकंड थिंग इज एम्प्लीफिकेशन। जैसे आप यहाँ पर देखो कि उसने कहा कि जैसे एक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो एपिनेफ्रिन के लगे, ठीक है, 20x मॉलिक्यूल 20 टाइम्स तो साइक्लिक एएमपी बने, ठीक है। उसके बाद 10x मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन काइनेज से एक्टिव हुए, 100x, क्योंकि फिर प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेज बी काइनेज क्या करता है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए बनाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए क्या करता है, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। और बेसिकली वो देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 एक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है आपका, सबसे पहले उसमें से निकलता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है ना, and that is basically by the activity of glycogen phosphorylase। basically आपका जो B है वो A में कन्वर्ट होता है, A जो होता है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, उसके बाद ग्लूकोज, और फिर वो आपका that will enter into blood, ठीक है। so with this example you can see the amplification कि एपिनेफ्रिन के मॉलिक्यूल्स तो X है, बट एक मॉलिक्यूल की वजह से 10,000 एक्स मॉलिक्यूल्स किसके बने, आपके ग्लूकोज के। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा आपका सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई किया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो इसमें हमने बेसिकली एक तो देखनी है, ठीक है। एक तो बेसिकली जैसे अभी हमने एक तो जैसे GS की बात की है, ठीक है, ऐसे अभी हम पढ़ेंगे एक GI भी होता है, ठीक है, ठीक है, एक आपका GI होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे GQ के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज बेसिकली योर टॉक्सिन्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जनरली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जैसे बेसिकली विब्रियो कॉलेराई, जो क्या करता है आपका कॉलेरा एंड Bordetella produces, which is the causative agent of produces। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसके साथ इंटरफेयर करते हैं, आपका दे इंटरफेयर विद बेसिकली यार GPCR सिग्नलिंग, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों का क्या एक्शन होता है, ठीक है। एंड बोथ these toxins they have ADP राइबोसाइलेशन एक्टिविटी। इन दोनों टॉक्सिन्स के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, ADP राइबोसाइलेशन एक्टिविटी, ठीक है। सो बोथ
the toxins do have ADP ribosylation activity. So और ये दोनों ही जी प्रोटीन को टारगेट करते हैं. अभी हम देखेंगे कि कैसे ये टारगेट करते हैं. सो जो कॉलरा टॉक्सिन है वो विब्रियो कॉलराई बनाता है इन द इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड इट इज ए हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन. ठीक है, हेट्रोडाइमेरिक का मतलब है इसके अंदर इट डू हैव 2 सब यूनिट्स. ठीक है, इसके अंदर 2 सब यूनिट्स हैं. वन इज सब यूनिट ए एंड वन इज सब यूनिट बी. सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी. जो सब यूनिट बी होती है वो recognize करती है and binds to specific gangliosides on the surface of intestinal epithelial cells. ठीक है, and provides a route for subunit A to enter these cells. ठीक है, मतलब जो भी सेल है, जो भी उसके सरफेस पर रिसेप्टर है, तो जो सबयूनिट बी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो स्पेसिफिकली किसको रेकग्नाइज करती है? गैंग्लियोसाइड्स. तो गैंग्लियोसाइड्स एक तरह से लिपिड्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद ए सब यूनिट जो होती है वो सेल के अंदर एंटर करती है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक ही एंट्री के बाद वो भी 2 पीस में ब्रेक हो जाता है, A1 और A2. ठीक है, और फिर ये जो आपका जो A1 है ये एक फैक्टर के साथ एसोसिएट होता है जिसे बोलते हैं हम ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर. ठीक है, ARF6, एंड इट इज ए बेसिकली अ स्मॉल जी प्रोटीन. ये जो ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर होता है इसको वो क्या कर रहा है? इट इज ए ARF6 is a small G protein. ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएट हो जाता है और इस एसोसिएशन की वजह से ARF6 एक्टिवेट होता है एंड बेसिकली देयर इज ट्रांसफर ऑफ ADP राइबोज फ्रॉम NAD पॉजिटिव टू क्रिटिकल आर्जिनिन रेसिड्यूज इन द P लूप ऑफ अल्फा सबयूनिट. ठीक है, यहाँ पर अल्फा होगा ये. ठीक है, मतलब जो भी उसके अंदर फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो अल्फा सब यूनिट है उसके ऊपर जाके उसमें एक आर्जिनिन रेसिड्यू होता है, वहां पर आर्जिनिन के साथ ADP राइबोज जाके लग जाता है और इसके कारण जो GS है वो आपका परमानेंटली एक्टिव हो जाता है. ठीक है ना, देखो नॉर्मली तो जब सिग्नल आएगा तब GS को एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, बट इस ADP राइबोसाइलेशन की वजह से GS की GT पेज एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है. जो भी हमने पढ़ा था कि G प्रोटीन के पास वीक GT पेज एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी की हेल्प से वो बेसिकली क्या करता है कि वो आपका अल्फा फॉर्म जो होती है, अगर वो दोबारा उसके साथ GDP लग जाए तो वो बीटा गामा के साथ ज्वाइन होके ट्राइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस राइबोसाइलेशन की वजह से अब वो एक्टिव रहेगा एंड दिस रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज और फिर साइक्लिक एमपी बनता रहेगा और फिर आपका प्रोटीन काइनेज ए भी एक्टिव रहेगा क्योंकि जी प्रोटीन इनएक्टिव ही नहीं हो रहा. अभी नेक्स्ट हमने ये सब पढ़ना ही है कि कैसे जो ये सिग्नलिंग जो हुई है GPCR वाली कैसे ये इनहिबिट होती है. ठीक है, तो एक बार तो चलो सिग्नलिंग होगी बट आफ्टर सम टाइम यू नीड टू स्टॉप दैट सिग्नलिंग. बट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम कि जिस कारण वो सिग्नलिंग स्टॉप नहीं हो पा रही है, फिर दैट विल लीड टू बेसिकली जैसे ये कॉलेरा हो जाता है उस वजह से, क्योंकि कॉलेरा की वजह से जी प्रोटीन आपका परमानेंटली क्या रहता है? एक्टिव. ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है. ऐसे जो प्रोड्यूसिस टॉक्सिन होता है ये बॉडी टाइला प्रोड्यूसिस करता है. यहाँ पर ADP राइबोसाइलेशन होती है GI की. ठीक है ना, जो आपका GI होता है उसका काम होता है इनहिबिट करना एडिनिलेट साइक्लेज को. लेकिन अगर ये एडिनिलेट साइक्लेज को इनहिबिट नहीं कर पा रहा तब भी क्या होगा? एडिनिलेट साइक्लेज तब भी एक्टिव रहेगा. ठीक है, तो मतलब दोनों ही केस के अंदर एक तरह से एडिनिलेट साइक्लेज एक्टिव ही रह रहा है. वहां पे इसलिए क्योंकि GS एक्टिव ही है. यहाँ पर जिसने एडिनिलेट साइक्लेज को इनहिबिट करना है उसकी ADP राइबोसाइलेशन हो गया है. ठीक है, सो द प्रोड्यूसिस टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी टाइला प्रोड्यूसिस कैटालाइजेस ADP राइबोसाइलेशन ऑफ द अल्फा सबयूनिट ऑफ GI, इन दिस केस प्रिवेंटिंग GDP GTP एक्सचेंज. और उस वजह से क्या होगा? GI will not be able to basically inhibit your adenylate cyclase. ठीक है, अब इसमें चलो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको देखना कि जैसे उसमें आर्जिनिन की ADP राइबोसाइलेशन हुई थी. ठीक है, तो इसके अंदर जो GI की जो अल्फा सब यूनिट है तो इसमें कौन से अमाइनो एसिड की बेसिकली ADP राइबोसाइलेशन होती है ये आपने देखना है. वहां पर तो आपने अभी देखा कि ADP राइबोसाइलेशन किसकी होती है? दैट इज बेसिकली ऑफ किसकी ADP राइबोसाइलेशन होती है आपकी? दैट इज बेसिकली ऑफ आर्जिनिन. ठीक है, बट इस केस में आपने देखना है कि ADP राइबोसाइलेशन जो है वो किसकी होगी.
ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कौन से अमीनो एसिड की एडीपी राइबोसाइलेशन होती है। सो द बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर इट destroyed the ciliated epithelial cells that normally sweep away mucus। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है जनरली ये, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो जैसे वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, और ये सिलियरी मोशन ना होने की वजह से विग्रेस कफिंग इज नीडेड टू क्लियर द ट्रैक्ट। ठीक है, एंड दिस इज द गैस्पिंग कफ दैट गिव्स द डिजीज इट्स नेम। ठीक है, एंड बेसिकली बता रहा है कि कैसे जी प्रोटीन सिग्नलिंग जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स को किल करती है, दैट इज येट नॉट और नॉट येट क्लियर। ठीक है, तो बस ये याद रखना। एक हम वो टॉक्सिन पढ़ते हैं जनरली, वो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायो में। ठीक है, जिस टॉक्सिन का नाम होता है डिप्थीरिया टॉक्सिन, और जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है उसके पास भी एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है, बट वो ट्रांसलेशन के साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, ये 3 टॉक्सिन होते हैं वैसे, कॉलेरा, प्रोड्यूसिस एंड डिप्थीरिया, बट जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसलेशन विच इज योर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसको हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके पास भी एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है, ARA, एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी। कॉलेरा, प्रोड्यूसेस एंड डिप्थीरिया, all the 3 toxins contain ADP राइबोसाइलेशन एक्टिविटी, बट जो डिप्थीरिया के पास ये एक्टिविटी है वो बेसिकली ट्रांसलेशन के साथ इंटरफेयर करती है, लेकिन जो कॉलेरा प्रोड्यूसेस के पास ये एक्टिविटी है बेसिकली दैट इंटरफेयर विद द सिग्नलिंग। ठीक है, बट द कॉमन थिंग इज दैट all 3 toxins contain ADP राइबोसाइलेशन एक्टिविटी। सो नेक्स्ट जो बेसिकली हमने पढ़ना है कि वो मैकेनिज्म्स जिसके कारण आपका ये जो बीटा एनर्जिक रिस्पॉन्स है ये टर्मिनेट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि एक बार सिग्नल जा चुका है बट उसके बाद यू नीड टू शट ऑफ, यू नीड टू टर्मिनेट दैट सिग्नल। ठीक है, so to be useful a signal transducing system has to turn off after the hormonal or other stimulus has ended। क्योंकि चलो हार्मोन ने तो अपना काम कर दिया, बट उसके बाद हमें उन सिग्नलिंग सिस्टम्स को वी नीड टू शट डाउन और शट ऑफ। ठीक है, सो मोस्ट सिस्टम्स also adopt to the continuous presence of the signal by becoming less sensitive to it in the process of desensitization। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बीटा एनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो कुछ तो जैसे क्या बता रहा है कि सिग्नल की कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस की वजह से वो कम सेंसिटिव हो जाते हैं खुद ही। सो जैसे एपिनेफ्रिन का जब लेवल है, जब वो कम हो जाता है तो वो रिसेप्टर से बाउंड नहीं कर पाएगा, एंड द हार्मोन डिसोसिएट्स फ्रॉम द रिसेप्टर। क्योंकि हार्मोन का भी एक लेवल चाहिए कि वो रिसेप्टर से बाउंड रहे, लेकिन जब हार्मोन का लेवल कम हो गया तो हार्मोन आपका रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड द बेसिकली वो फिर इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन में आ जाएगा, एंड द इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन विल नॉट बी एबल टू एक्टिवेट GS। ठीक है, सो दूसरा यहाँ पर क्या है जो मैंने अभी आपको बताया भी सही, कि जो जी प्रोटीन की जो अल्फा सबयूनिट है, ठीक है, उसके पास इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है। उसके पास क्या होती है, इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी, एंड कन्वर्जन ऑफ बाउंड जीटीपी टू जीडीपी फेवर्स द रिटर्न ऑफ जी अल्फा टू द कॉन्फर्मेशन इन विच इट बाइंड्स द जी बीटा गामा। क्योंकि जी प्रोटीन के पास, जी अल्फा के पास खुद ही वीक जीटीपेज एक्टिविटी होती है, जिससे वो दोबारा बीटा गामा के साथ एसोसिएट हो गया, और इस कॉन्फर्मेशन के अंदर बेसिकली वो एडिनोलेट साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अब वो जो इनएक्टिव हो गया तो इट विल नॉट बी एबल टू इनएक्टिवेट एडिनोलेट साइक्लेज। तो वो कह रहा है कि ये जो एक्टिविटी होती है बहुत वीक होती है। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जीटीपेज एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, वो भी जीटीपेज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण जो जी प्रोटीन है वो आपका जल्दी इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि खुद उसके पास है एक्टिविटी बट दैट इज वेरी वीक, बट दे हैव सम अदर सेट ऑफ प्रोटीन which are known as GTPase activator protein which is responsible for the rapid inactivation of G protein। ठीक है, अब देखो ना, पहले तो क्या हुआ, जो रिसेप्टर आपका एक्टिवेट हुआ था या रिसेप्टर की जो कॉन्फर्मेशन चेंज हुई थी लिगेंड को लगने की वजह से, एक तो वो बेसिकली क्या हुआ, रिसेप्टर दोबारा अपनी उसी कॉन्फर्मेशन में आ गया जैसे वो इनएक्टिव था। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो जी प्रोटीन है वो आपका
बेसिकली एक्टिवेट हुआ था, सो नाउ यू नीड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल और इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन विच इज ए ट्राइमेरिक फॉर्म। और तीसरा भी जो हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट हुआ था साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा था, ठीक है, बट देयर इज वन एंजाइम जो हमने पढ़ा था अभी कि जो साइक्लिक एएमपी को ब्रेक करता है किसके अंदर, 5 प्राइम एएमपी में। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो दोबारा अपने उसी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। और ये एक और चीज है यहाँ पर कि रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो आपका बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन टू बीटा एनर्जिक रिसेप्टर ट्रिगर्स द डिसोसिएशन, जो बेसिकली हमने पढ़ा पहले कि वो बेसिकली अल्फा बीटा गामा से अल्फा फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अब वो क्या लिख रहा है कि जो जी अल्फा बीटा गामा जो है वो दैट रिक्रूट्स बीटा एआर की, ठीक है। यहाँ पर आके ना जो रिसेप्टर है एक स्पेसिफिक काइनेज आता है जिसका नाम होता है बीटा एडर्जिक रिसेप्टर काइनेज, ठीक है, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर या प्रोटीन काइनेज। ये क्या करता है, ये रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन कराता है। कहां पर कराता है, सीरिन रेजिड्यू पे एट द कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। इस फॉस्फोरिलेशन की वजह से यहाँ पर आगे एक प्रोटीन लगता है जिसका नाम है बीटा अरेस्टिन, ठीक है। बीटा अरेस्टिन बाइंड्स टू द फॉस्फोरिलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। और बेसिकली जो रिसेप्टर अरेस्टिन का कॉम्प्लेक्स होता है दैट एंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस, मतलब वो अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड इन एंडोसिटिक वेसिकल अरेस्टिन डिसोसिएट, अब रिसेप्टर डीफॉस्फोरिलेट हो जाता है और वो दोबारा सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना एपिनेफ्रिन लगा हुआ है, तो बेसिकली एपिनेफ्रिन लगा होने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि वो अदरवाइज तो वो एक्टिव रहेगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि इसकी पहले फॉस्फोरिलेशन हुई, फिर एक प्रोटीन आके लगा जिसका नाम है बीटा रेस्टिन, ठीक है। और आप देख रहे हो कि एपिनेफ्रिन भी, आप देख रहे हो कि इस स्टेप पे एपिनेफ्रिन भी हट गया जो पहले लगा हुआ था, और आपका एक तरह से ये सेल के अंदर जाता है, फिर इसकी डीफॉस्फोरिलेशन होती है और ये दोबारा फिर सेल मेम्ब्रेन पे चला जाता है। ठीक है, और एक ये और मैकेनिज्म, पहले हमने एक तो बात करी जी प्रोटीन आपका ट्राई मैरिक से सॉरी मोनोमेरिक से ट्राइमेरिक फॉर्म में गया, इनएक्टिव हो गया। दूसरा आपने रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करा, और तीसरा जो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हुआ था, अब आपने उसको हाइड्रोलाइज कराना है टू 5 प्राइम एएमपी, ठीक है, बाय साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टेरेज, ठीक है। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टेरेज क्या करता है, वो साइक्लिक एएमपी से क्या बनाता है, 5 प्राइम एएमपी, ठीक है। ठीक है, ये वो सारा मैकेनिज्म जो भी मैंने आपको बताया कि कैसे बीटा एनर्जिक रिसेप्टर काइनेज जो है वो डिसेंसिटाइज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। सो नॉर्मली लोकेटेड इन द साइटोसोल, जो बीटा एआर की होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आता है, इज ड्रॉन टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इट्स एसोसिएशन विद द जी अल्फा बीटा गामा सबयूनिट्स एंड दस पोजीशन टू फॉस्फोरिलेट द रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया, क्योंकि नॉर्मली रिसेप्टर ने किसके साथ इंटरेक्ट करना था, जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन होती है, सो इट क्रिएट्स ए बाइंडिंग साइट फॉर द प्रोटीन बीटा रेस्टिन, ठीक है। एंड बाइंडिंग ऑफ बीटा रेस्टिन इफेक्टिवली प्रिवेंट्स फर्दर इंटरेक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन, ठीक है। कि जब रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन हुई वहां पर अरेस्टिन 2 आगे लगा, ठीक है। क्योंकि जब आप विजन का मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, वहां पे भी सेम ही होता है, वहां पर थोड़ा सा रिसेप्टर सिमिलर होता है, बट वहां पर हम सिमिलर सही होता है सब कुछ ना, तो इसलिए ये आपने अच्छे से आपको ये सिग्नलिंग करनी है। तो जैसे ही बीटा रेस्टिन बाइंड करता है तो रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे अभी आपने देखा कि एंडोसाइटोसिस से रिसेप्टर अंदर आ जाएगा, फिर वहां पर उसकी डीफॉस्फोरिलेशन होगी और बेसिकली इट विल बी रिटर्न टू द सेल मेम्ब्रेन, और अगर उसको दोबारा रीसेंसिटाइज कराना तो फिर वो एपिनेफ्रिन ही कराएगा, ठीक है। जो भी हमने डायग्राम के अंदर देखा बेसिकली
सिमिलर सेम वही का वही है, क्योंकि 3 मैकेनिज्म है जिसके कारण आप GPCR वाली सिग्नलिंग को रोकोगे। एक तो आप रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कराओगे, दूसरा जी प्रोटीन को आप दोबारा मोनोमेरिक से ट्राइमेरिक फॉर्म में लेके जाओगे, एंड द थर्ड पॉइंट इज जो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हुआ था ड्यू टू दिस सिग्नलिंग, आपको साइक्लिक एएमपी को दोबारा किस में ब्रेक डाउन कराना है, 5 प्राइम एएमपी के अंदर, ठीक है। Now these are the signals। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये वो सिग्नल्स हैं जो बेसिकली GPCR वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। डोपामीन हो गया आपका, एपिनेफ्रिन हो गया जो अभी हमने पढ़ा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑडरेंट्स जो स्मेल के लिए, पैराथायरॉइड हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जनरली ये जो होते हैं ये जैसे जो प्रोस्टाग्लैंडिन जनरली E1 होता है ये GI को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक तो GS बताया था और एक मैं आपको बताता है GI, ठीक है। सो जैसे एक होता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, और एक होता है जैसे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 दोनों ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जनरली जो ये दोनों होते हैं सोमैटोस्टैटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ठीक है, इट बेसिकली इनहिबिट, दे इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज। ये किसको इनहिबिट करते हैं, आपके एडिनाइलेट साइक्लेज, और उसके इनहिबिट होने की वजह से आपका जो साइक्लिक एएमपी का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा सीरोटोनिन हो गया आपका, सोमैटोस्टैटिन हो गया, टेस्ट एंड्स जैसे अभी हमने कहा कि जो टेस्ट वाले होते हैं वो भी ये सिग्नलिंग दिखाते हैं, एंड वन वी हैव TSH, ठीक है। फिर ये बता रहा है ना कुछ रिसेप्टर की सब टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे जो आपका 5-HT, जनरली 5-HT जो होता है दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ये सीरोटोनिन का ही नाम होता है, क्योंकि जो सीरोटोनिन है वो किससे डिराइव होता है, आपका ट्रिप्टोफैन से, ठीक है ना। सीरोटोनिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से, या ये उसी का नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। सो अब इसमें जो है ना 5-HT1A और B which act through adenylate cyclase and cyclic AMP, ठीक है। एक और होता है 5-HT1C, ये फॉस्फोलाइपेज के थ्रू एक्ट करता है, ये अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये फॉस्फोलाइपेज C वाला, मतलब इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसका नाम GQ होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये भी एक तरह से GPCR वाली सिग्नलिंग ही होती है, बट इसमें जो प्रोटीन होता है वो GQ होता है, ठीक है ना। जैसे GS हमने पढ़ा, एक GI होता है, और एक अभी हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली और GQ, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो होते हैं इसमें बेसिकली IP3 बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे PIP2 के ब्रेकडाउन से, और वो जो IP3 होता है फिर वो आगे फॉस्फोलिपेज C को एक्टिवेट करता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सिग्नल्स याद रखने हैं। ये सब जितने भी सिग्नल्स हैं, जैसे ग्लूकागोन मैंने अभी इनिशियली बताया था, ग्लूकागोन ये वाली सिग्नलिंग दिखाता है, इंसुलिन जो है वो बेसिकली आपका RT दिखाता है, RTK वाली। ये TSH, ये तो आया भी हुआ है नेट के एग्जाम में कि TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कौन सी वाली सिग्नलिंग दिखाता है, ठीक है। तो ये सब आपके हार्मोन्स भी आपको याद हो कि कौन सा हार्मोन कौन से टाइप की सिग्नलिंग दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये वही आपका लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि चाहे वो आपका सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। तो देयर आर मेनी हार्मोन्स बेसिकली व्हिच इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। जैसे सोमैटोस्टैटिन हो गया, तो वो जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वो GI को एक्टिवेट करता है, GI एक्टिवेट होगा तो
एडिनोलेट साइक्लेस इनहिबिट होगा और साइक्लिक एमपी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। सो सोमैटोस्टैटिन देयरफॉर काउंटर बैलेंसेस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकागोन जो करता है वो जीएस को एक्टिवेट करता है, सोमैटोस्टैटिन जीआई को। ऐसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, वो भी आपका E1 जो है दैट आल्सो इनहिबिट्स एडिनोलेट साइक्लेस, thus lowering cyclic AMP and slowing the mobilization of lipid residues triggered by epinephrine and glucagon। मतलब ये भी ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन के जो इफेक्ट है उसको काउंटर एक्ट कर रहा है या उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो दे आर बेसिकली, क्योंकि होता है ना दोनों टाइप की सिग्नलिंग होती है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एडेनोलेट साइक्लिस को एक्टिवेट करते हैं जैसे ग्लूकागोन कह रहा है, लेकिन जो सोमैटोस्टैटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है वो दोनों उसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपकी वो सिग्नलिंग दिखा रखी है जो भी मैं आपको बता रहा था कि जिसमें फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। सो मतलब दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिग्नलिंग। इसमें जनरली क्या होता है ना, एक लिपिड होता है जिसका नाम होता है फॉस्फैटिडाइल आइनोसिटोल, फॉस्फैटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट, आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। सो बेसिकली दिस इज योर PIP2, ठीक है। ये जो लिपिड होता है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी के एक्शन से इट इज broken down into diacylglycerol plus inositol 1,4,5 triphosphate, inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो PIP2 का ब्रेकडाउन किसमें हो जाता है, डाइसाइलग्लिसरॉल एंड आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही आपके सेकंड मैसेंजर है, ठीक है ना, जैसे आपने पहले पढ़ा साइक्लिक एमपी, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये नहीं है सेकंड मैसेंजर जो PIP2 है, इसके ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर बेसिकली सेकंड मैसेंजर। PIP2 इज नॉट ए सेकंड मैसेंजर बट ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, सेकंड मैसेंजर, डाइसाइलग्लिसरॉल एंड आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है इसमें, तो बेसिकली जैसे वही आपका यहाँ पर एक रिसेप्टर है, ठीक है, एंड दैट विल बेसिकली वही GTP एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब जो G अल्फा है, जैसे वहां पर वो किसको एक्टिवेट कर रहा था, एडेनोलेट साइक्लेस को, ठीक है, बट यहाँ पर क्या एक्टिवेट होगा आपका फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। और जो फॉस्फोलाइपेज सी है वो क्या करता है, PIP2 का ब्रेकडाउन करता है IP3 और बैग में, ठीक है। ये आपका फॉस्फोलाइपेज सी है और इसके ब्रेकडाउन से क्या बना है, ये देखो डैग तो बेसिकली ये दिखा रखा, और IP3 जो है वो जनरली जाके बाइंड करता है जो बेसिकली आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम होती है ज्यादा, ठीक है। ये अलग पंप्स होते हैं सैरका पंप्स, सैरका पंप्स का काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना, ठीक है ना। एक हम पढ़ते हैं सैरका पंप विच इज ए काइंड ऑफ P टाइप ATPase। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द ER। बट ये जो सिग्नलिंग आती है जैसे ही IP3 चैनल के साथ लगता है तो जो ER में कैल्शियम है वो बाहर आती है, ठीक है। नाउ इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C, ठीक है। मतलब जो कैल्शियम भी और डाइसाइलग्लिसरॉल ये दोनों मिलके प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। मतलब कैल्शियम भी एक तरह से आपका सेकंड मैसेंजर होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और डाइसाइलग्लिसरॉल ने प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करना है, फिर वही चीज ये प्रोटीन काइनेज C वही सेल के अंदर जाएगा, किसी ना किसी प्रोटीन या न्यूक्लियस के अंदर जाके किसी ना किसी
प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा और आपको जो भी हार्मोन है उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये वाली सिग्नलिंग जो होती है बेसिक वही है, बट यहाँ पर वहां पर आपका एडिनोलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है, बट इस सिग्नलिंग में पीएलसी एक्टिवेट होगा। पीएलसी के ब्रेकडाउन से डाइसाइल ग्लिसरॉल और आईपी3 बनता है। आईपी3 जो है वो आपका बेसिकली जाके लगेगा रिसेप्टर के ऊपर। जैसे रिसेप्टर पे लगेगा तो बेसिकली आपका चैनल ओपन होगा, तो कैल्शियम जो ईआर में स्टोर है वो बाहर आएगी। दैट कैल्शियम एंड बेसिकली योर डाइसाइल ग्लिसरॉल, बोथ ऑफ देम विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी, ठीक है। जैसे प्रोटीन काइनेज हमने पहले पढ़ा था कि साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। अब ये यहाँ पर कुछ सिग्नल्स आपको बता रखे हैं जो बेसिकली एक्ट करते हैं थ्रू फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो, मैंने अभी आपको बताया था सीरोटोनिन 5-HT1C, ठीक है। ये देखो, अब जो अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है, एंजियोटेंसिन हो गया, ऑक्सिन भी ये वाली सिग्नलिंग दिखाता है आपकी, ग्लूटामेट हो गया, हिस्टामिन H1, ठीक है, वैसोप्रेसिन। तो ऐसे ही और भी जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, लाइव ड्रोसोफिला में ऑक्सीटोसिन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जनरली ये भी है वही जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग, बट जीपीसीआर में भी आप देख रहे हो दो टाइप्स आ गई। एक वो है जो सिग्नलिंग किसके थ्रू दिखा रहे हैं, एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करके, एंड द सेकंड आर दोस व्हिच आर बेसिकली एक्टिवेटिंग योर फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो कि आपका सिग्नलिंग दिखाते हैं फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू। तो यू नीड टू रिमेंबर, जैसे सीरोटोनिन आपने देखा था 5-HT1A और B, they were showing that adenylate cyclase वाली सिग्नलिंग, बट ये वाला आपका कौन सी सिग्नलिंग दिखाता है, दैट इज बेसिकली फॉस्फोलाइपेज सी। फिर यहाँ पर एक चीज और लिखी है, जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी एक सेकंड मैसेंजर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पर कैल्शियम रोल प्ले करता है, वो चाहे इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे चाहे न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल है, साइटोस्केलेटल चेंजेस, जो हम माइक्रो फिलामेंट्स की बात करते हैं, एक्टिन मायोसिन की बात करते हैं, तब हम कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है। जनरली जैसा मैंने आपको बताया ना, जनरली जो कैल्शियम होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, आपका ईआर में, ठीक है। बट जब एक स्पेसिफिक सिग्नल आता है तभी कैल्शियम जो है वो आपका रिलीज होता है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स में ना एक पार्ट होता है कैलमोड्यूलिन, जैसे मान लो ये एक प्रोटीन है, उसी का पार्ट होता है कैलमोड्यूलिन, ये मान लो इसको मैंने लिख दिया ये कैलमोड्यूलिन है, ठीक है। क्योंकि कैलमोड्यूलिन जो होता है उसमें वो एक एसिडिक प्रोटीन है, एसिडिक का मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि होता है ना कि प्रोटीन के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए ताकि वो कैल्शियम को सेंस कर पाए, क्योंकि कैल्शियम तो चलो ईआर से बाहर आ गया, बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जिनको कैल्शियम रेगुलेट करता है उनके अंदर कैलमोड्यूलिन होता है। तो जैसे ही कैल्शियम कैलमोड्यूलिन से बाइंड करेगा तो उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, और उसके कारण फिर प्रोटीन की जो एक्टिविटी है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जैसे आप जो हम इसमें पढ़ते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, जो कि आपका मायोसिन के साथ बाइंड होता है, सॉरी एक्टिन के ऊपर लगा होता है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से लगता है तो वो वहां से शिफ्ट हो जाता है, और तभी एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग होती है, क्योंकि ट्रोपोनिन मास्क करता है उन साइट्स को एक्टिन के ऊपर जहाँ पे मायोसिन आके बाइंड करना होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है। ऐसे जो भी आपने ये भी पढ़ा, जो फॉस्फोराइलेज बी काइनेज होता है, ठीक है, उसमें भी कैलमोड्यूलिन होता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आगे लगता है तो जनरली वो आपका फॉस्फोराइलेज ए काइनेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो होता है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज। तो जैसे ही उसके साथ कैल्शियम आगे लगता है तो वो ए काइनेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कैल्शियम की बाइंडिंग उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। और बेसिकली
डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमने हार्मोन्स बताए, तो मतलब कैल्शियम का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा आपका चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे एक चीज ये दिखा रखा है कि बेसिकली यहाँ पर ये कुछ टर्म्स यूज कर रखी हैं। So the mechanism underlying calcium oscillations entails feedback regulation by calcium on some part of the calcium release process, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ ब्लिप्स, पॉप्स एंड वेव्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा है कि जब IP3 कम है तो आपको बस जैसे कुछ चैनल ही ओपन है, ठीक है। जब इंटरमीडिएट है तो ऐसे आपको एक पफ देखने को मिलता है कि जैसे मान लो 2-3 चैनल एक्टिवेट हो गए। बट आप देखो अगर बहुत IP3 ज्यादा है तो आप देख रहे हो एक तरह से वेव, क्योंकि IP3 का जो लेवल है, क्योंकि जो ये जो हम चैनल की हमने बात करी है, जो अभी फॉस्फोलाइपेज C PIP2 से IP3 और डैग बनाता है, तो IP3 क्या कर रहा था, वो कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। अब IP3 भी कितना है, अगर तो कम है तो जैसे उसने सिर्फ यहाँ पे शो करा है कि सिर्फ एक ही चैनल ओपन दिखाया है, ठीक है। इंटरमीडिएट है तो एक तरह से ऐसे पफ बन गया, और बेसिकली हाई IP3 है तो एक तरह से वेव। तो वो डिपेंड करता है कि कितना IP3 जो है वो साइटोसोल में है, उस हिसाब से बेसिकली आपके जो चैनल्स हैं वो ओपन होंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर और बता रखी है, there is a significant crosstalk between calcium and cyclic AMP signaling system। कुछ टिश्यूज के अंदर वो एंजाइम जो साइक्लिक AMP बनाते हैं, जैसे एडेनिलेट साइक्लेज, और जो साइक्लिक AMP को डिग्रेड करते हैं, उन दोनों को ही कैल्शियम स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लेकिन वही होता है कि वो दोनों एंजाइम कहाँ पर है, कितना, किस कैल्शियम कंसंट्रेशन पे वो एक्टिव हो रहे हैं, किस कैल्शियम कंसंट्रेशन पे वो इनहिबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल एंड स्पेटियल, टेम्पोरल मतलब कि मतलब कितना, कितनी टाइम के लिए, या स्पेटियल मतलब कहाँ पर मतलब वो लोकलाइज्ड है एंजाइम। तो ये सभी चेंजेस होते हैं कैल्शियम में, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर है along with your basically this your चाहे वो IP3 और DAG के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका GPCR सिग्नलिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा GPCR का, ठीक है, जो हमने स्टार्ट करा कि कैसे वो वाली सिग्नलिंग होती है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये बेसिक सिग्नलिंग आपने पढ़ी, फिर आपने इनहिबिटर्स पढ़े, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये वाली सिग्नलिंग शो करते हैं, रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन कैसे होती है। और इसमें हमने 2 टाइप की पढ़ी, एक जैसे एक प्रोटीन मैंने बताया GS जो एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है, और बेसिकली एक हमने GIB पढ़ा, उसका इनहिबिटरी एक्शन होता है, और वो किसको इनहिबिट करता है, आपके एडिनाइलेट साइक्लेज को।